ओके। आज डेटाबेस में हम सेकंड सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी पहला जो भी देखा तो फर्स्ट सेक्शन था, जहाँ पे हम अलग अलग क्वेरीज लिख के डेटा को फेच करते थे। क्या करते थे हम? अलग अलग क्वेरीज लिख के डेटा को फेच करते थे। आज हम ये देखेंगे कि उसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कैसे ऐड करेंगे। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट मतलब उसमें थोड़ा फंक्शन कैसे बना सकते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करेंगे, कुछ कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तक हम डेटा को फेच कर सकते हैं कुछ अलग अलग क्राइटेरिया सेट करके क्वेरीज लिख के, बट जो डेटा हमने फेच किया उस पर वापस हमें कंडीशंस अप्लाई करनी है। तो ये कैसे किया जाएगा? तो अगर एमएस एक्सेल में आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है हम उसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मान लो अगर मुझे 10 वैल्यू स्टोर करना है ए वेरिएबल में, तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ऐसा लिखते हैं ए इक्वल टू 10। डेटाबेस में लिखेंगे @a=10, मतलब हर वेरिएबल को @प्रीफिक्स लगेगा। तो इसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है देख लो, इसका ब्लॉक कैसे होगा। तो यहां से कोई भी एक डेटाबेस ले लो। चलो मैं कंपनी डीबी बोलता हूं मैं। अब देख लो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। आपको एक स्टेटमेंट यूज करना है डिक्लेयर। डिक्लेयर इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। इसके अंदर कोई भी एक वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा ए इंट, तो हमने क्या किया, ए वेरिएबल डिक्लेयर किया इज ऑफ इंटीजर टाइप। @b इंट, बी भी डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप। पर जैसे दो लिखेंगे तो दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया जाएगा। वैसे मैं तीसरा लिखता हूँ @c इंट, यानी यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे। फिर आता है बिगिन और एंड के बीच में हमें जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो लिखेंगे। हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ए बी एंड सी। अब अगर मुझे ए के अंदर कोई वैल्यू सेट करना है ना, तो हम लिखेंगे सेट @a=10। अगर बी के अंदर कोई सेट करना है तो हम लिखेंगे सेट @b=20। और सी के अंदर कुछ चाहिए तो सेट @c इक्वल्स टू @a प्लस @b। तो हमने क्या किया, ए और बी का जो भी एडिशन होगा वो सी में स्टोर कर दिया। अब इसको मुझे प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए एमएस एसक्यूएल में प्रिंट वर्ड यूज किया जाता है, और इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं @c। इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट अभी किसी टेबल फॉर्मेट में नहीं आएगा, सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा। देख लो कैसे, एक साथ रन करो, देख लो। सो क्या किया हमने, डिक्लेरेशन में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, ए ऑफ इंटीजर टाइप, बी अगेन ऑफ इंटीजर टाइप, बी ऑफ इंटीजर टाइप, सी भी इंटीजर टाइप ले लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स को ए एंड बी को कुछ वैल्यू सेट कर दिया। और फिर सी को हमने क्या किया, ए एंड बी का एडिशन स्टोर कर दिया। फिर नॉर्मल ब्लॉक होता है। मान लो हम यहाँ पे एडवेंचर वर्क्स लेते हैं। अब मान लो एडवेंचर वर्क्स टेबल में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय। इस टेबल के अंदर देख लो वी हैव वेरियस कॉलम्स। अब मैं चाहता हूँ कि बिजनेस एंटिटी आईडी की बेसिस पे जॉब टाइटल लेना है मुझे, और वो एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मुझे वेरिएबल में क्या स्टोर करना है, जॉब टाइटल। तो मैं क्या करूँगा, देख लो, डिक्लेयर @title, कोई भी एक वेरिएबल रखूंगा varchar कॉलम, बिगिन और एंड के बीच में। देखो अभी मुझे क्या करना है, कॉलम का डेटा टाइप सेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देख लो, सेलेक्ट @title इक्वल्स टू जॉब टाइटल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय, वेयर बिजनेस एंटिटी आईडी इक्वल्स टू 10। क्या क्या मैंने, जिसका बिजनेस एंटिटी आईडी 10 है उसका जॉब टाइटल फेच करके टाइटल वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब इसको प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट में मैं लिखूंगा @title।
खत्म। अब रन करो। तो ये क्या किया हमने, कॉलम का डेटा टाइप फेच करके एक वेरिएबल में स्टोर किया। वैसे अगर मुझे एम्प्लॉय का रेट स्टोर करना है, क्या करना है, रेट, तो देख लो आरटी करके एक वेरिएबल लेता हूं जिसको @ लगाना है। डेटा टाइप क्या रखेंगे, रेट पॉइंट में ना, तो फ्लोट। बिगिन एंड के बीच में क्या लिखता है देख लो, सेलेक्ट @RT equals to rate from human resources dot employee pay history where business entity ID equals to 10। तो प्रिंट करता हूं मैं @RT, तो जिसका बिजनेस एंटिटी 10 है उसका रेट फेच कर दिया। अब मुझे मैसेज में दिखाना है रेट इक्वल्स टू और जो भी रेट है, तो मैसेज हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे, देख लो रेट इक्वल्स टू और यहाँ पे प्लस करेंगे, तो प्लस से कॉन्कैट होता है, और जब ये कॉन्कैट होगा ना तो ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा देख लो, ये क्या बोल रहा है, आरटी जो है ना @RT वो फ्लोट है ना, और ये मैसेज है वो स्ट्रिंग है, दोनों कॉन्कैट नहीं होंगे, तो आपको इस मैसेज को सॉरी आरटी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसलिए क्या लिखते हैं, कन्वर्ट, पहले आएगा varchar और किसमें, किसको, आरटी को। तो देख लो अभी क्या होगा, रेट इक्वल्स टू 48 जो भी समथिंग, समझा। यहाँ तक समझा। ब्लॉक्स कैसे बनाए समझ में है ना या नहीं। यस सर। वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उन्हीं वेरिएबल्स को अगर हमें किसी कॉलम के साथ शो करना है तो ऐसे कर सकते हैं, कॉलम का डेटा वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको कॉन्कैट भी कर सकते हैं। अब मैं दूसरे वेरिएबल का डेटा, दूसरे एम्प्लॉय का सेम रेट फाइंड आउट करता हूँ, देख लो इसको मैं RT1 लिखता हूँ @RT2 अगेन फ्लोट, सेपरेशन के लिए कॉमा। अब देख लो ये पहला एम्प्लॉय का डेटा स्टोर हुआ RT1। सिमिलरली मैं देख लो दूसरा और एक क्वेरी लिखता हूँ RT2 के अंदर भी रेट स्टोर करेंगे वेयर बिजनेस एंटिटी ID इक्वल टू 20। जैसे मैंने एक का रेट डिस्प्ले किया, फर्स्ट रेट और सेकेंड रेट, RT1 था RT2, तो देख लो मैंने दोनों का भी रेट अभी फेच कर दिया। अब अगर मुझे कंपेयर करना है कि किसका रेट ग्रेटर है, या फिर नॉर्मली ऐसा होता है ना कि दो वैल्यूज मेरे पास है, मुझे कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है, कैसे करेंगे, पहले दो नंबर को कंपेयर करेंगे, दो नंबर को कंपेयर करने के लिए डेटाबेस या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो इसमें इफ एल्स कैसे होगा, इफ में आप कंडीशन लिखोगे, कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इस बिगिन एंड के बीच में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स का भी बिगिन एंड होगा जिसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखेंगे। देख लो एक सिंपल एग्जांपल, मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ @N1 एज अ इंटीजर टाइप और @N2 ऑफ इंटीजर टाइप। बिगिन एंड के बीच में दोनों में वैल्यू सेट करता हूँ, देख लो सेट @N1 इक्वल्स टू 10, सेट @N2 इक्वल्स टू 20। अब हमें कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है, तो कैसे चेक करेंगे देख लो, इफ @N1 ग्रेटर देन N2, N1 ग्रेटर देन N2, तो इसके अंदर प्रिंट में मैं क्या लिखूंगा, मैसेज में N1 डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लूँ, कैसे लिखूंगा @N1 पर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, सॉरी पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा,
कन्वर्ट में पहला varchar कॉमा @n1 प्लस इज ग्रेटर देन और फिर वापस प्लस कन्वर्ट varchar कॉमा @n2 और एल्स में यहाँ पे मैंने ना बिगिन एंड नहीं लिखा है क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है ना। सिंगल लाइन मतलब एक ही स्टेटमेंट होगा तो बिगिन एंड की जरूरत नहीं है, और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट तो बिगिन एंड दिखता है। इसको लिखा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बिगिन एंड, वैसे ही बिगिन तो क्या किया, दो नंबर्स लिए, दोनों को वैल्यू सेट कर दिया, इफ एल्स चलाया। देख लो अभी 20 इज ग्रेटर देन 10 और दोनों अगर सेम है, फिलहाल तो ये रॉन्ग दिखाएगा कि n2 इज ग्रेटर या 10 इज ग्रेटर देन 10 दिखाएगा, विच इज रॉन्ग। तभी दिखाना चाहिए कि दोनों भी इक्वल है। तो कैसे करोगे, यहाँ पे एल्स इफ पे वापस एल्स और आगे इफ लिखेंगे, @n1 इक्वल्स टू @n2, जिसका बिगिन एंड, और इसमें लिखेंगे प्रिंट में बोथ आर इक्वल। देख लो अभी दोनों भी सेम है तो बोथ आर इक्वल। अगर एक बड़ा है जैसे कि 20 बड़ा है तो 20 इज ग्रेटर देन 10, ऐसे। तो ये होता है आपका इफ एल्स। समझ में आया, बस ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है। और अगर जिन्होंने अभी सी शार्प वगैरह कर रहे हैं या जिनका जावास्क्रिप्ट वगैरह हुआ है उनके लिए और इजी लगेगा ये। समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? या तक समझाया नहीं? यस सर। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, दो नंबर्स को चेक किया। और यही काम अगर मुझे रेट के साथ करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे देख लो, इस प्रोग्राम में हमने रेट निकाला था। अब मैं दोनों रेट को कंपेयर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, देख लो इसके नीचे इफ @RT1 इज ग्रेटर देन @RT2, तो यहाँ पे प्रिंट में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी प्लस कन्वर्ट ब्रैकेट के अंदर varchar कॉमा आईडी कितना है 10, तो ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना, कन्वर्ट की जरूरत नहीं। एम्प्लॉय आईडी 10 इज ग्रेटर, दैट इज रेट इक्वल्स टू, और जो भी उसका रेट है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। एल्स में, एल्स इफ में अगर @RT1 इक्वल्स टू RT2 तो प्रिंट में क्या बोलेंगे, बोथ रेट्स आर सेम, बोथ एम्प्लॉइज रेट इज सेम। अगर ये भी नहीं है तो एल्स में क्या करेंगे, ये वाला क्वेरी, रेट ऑफ एम्प्लॉय 20 इज ग्रेटर। देख लो इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर इक्वल टू, क्यों दे रहा है, ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर थे इसलिए। है ना वो, मेरे ब्लॉक्स है।
इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर इक्वल टू कहाँ पे, ओ सॉरी डबल इक्वल टू है ना, देख लो रेट ऑफ एम्प्लॉय 10 इज ग्रेटर और वो रेट है 42 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे हम इफ एल्स लगा सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ओके, ये हो गया इफ एल्स। अब वैसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे लूप होता है वैसे यहाँ पे भी लूप कंसेप्ट है, तो यहाँ पे भी लूप्स कंसेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे लूप में एक लूप है इंपॉर्टेंट, वो है व्हाइल लूप। कौन सा लूप? व्हाइल लूप। तो इसको कैसे यूज करते हैं देख लो। लूप का मतलब होता है स्टेटमेंट रिपीटेशन। स्टेटमेंट रिपीटेशन, तो स्टेटमेंट रिपीटेशन कैसे किया जाएगा देख लो इसमें, बस 1 मिनट। इसमें फॉर लूप नहीं होता, डायरेक्टली व्हाइल लूप होता है। तो देख लो व्हाइल लूप कैसे लिखा जाएगा। लेट्स एग्जांपल मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। लूप क्यों यूज करते हैं पहले तो ये देख लो। टू रिपीट selective statements again and again। सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के लिए हम लूप कंसेप्ट यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ही लूप है व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप को कैसे यूज करेंगे देख लो। इनिशियलाइजेशन होगा, व्हाइल के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन में बिगिन एंड होगा, और बीच में स्टेटमेंट्स भी होंगे, और कभी कभी इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन भी सेट होगा। तो देख लो कैसे करोगे। हमें 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है बाय यूजिंग व्हाइल लूप। क्या करना है? डिक्लेयर @i एज ए इंटीजर बिगिन और एंड के बीच में। अब देख लो क्या कर रहा हूँ। कब तक चलेगा? वाइल @i लेस देन इक्वल्स टू 10, बिगिन और एंड ब्रैकेट आई थिंक वो सब नहीं करना है। देखते क्या होता है। बिगिन और एंड के बीच में लिखेंगे आई को पहले सेट कर लो वैल्यू, सेट @id, या सॉरी आई वेरिएबल है ना, @i इक्वल्स टू 1 कर दो मैं, वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 10, और बिगिन एंड के बीच में हम लिखेंगे प्रिंट द वैल्यू ऑफ i। और नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे? सेट @i इक्वल्स टू i प्लस 1। तो देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे i वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। बिगिन और एंड के बीच में हमने क्या किया है? सेट पहले @i इक्वल्स टू 1, मतलब i में 1 वैल्यू स्टोर किया है। क्या किया हमने? i वेरिएबल में वैल्यू 1 सेट कर दिया। उसके बाद वाइल में हम चेक कर रहे हैं कि इज i लेस देन इक्वल टू 10, या जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये लूप चलेगा। अब तब तक क्या कर रहे हैं? पहले i का वैल्यू प्रिंट करें, दैट इज 1। फिर सेट क्या कर रहा है? i इक्वल टू i प्लस 1, मतलब हो जाएगा 2। ऊपर जाके चेक कर रहा है i लेस देन इक्वल टू 10 है कि हाँ है, फिर प्रिंट करो। ऐसे कंटिन्यू ये 10 तक चलेगा, और आपको 1 to 10 नंबर्स प्रिंट होके मिलेंगे लाइक दिस। क्या होगा? 1 to 10 नंबर प्रिंट्स होके मिलेंगे बाय यूजिंग व्हाइल लूप। वैसे लूप भी हम यूज कर सकते हैं। समझ में यहाँ तक? तो इसमें एक ही लूप है, फॉर लूप, सॉरी व्हाइल लूप। समझ में? समझा या नहीं?
यस कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यस सर। किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ओके, तो ये हो गया अपना व्हाइल लूप। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंसेप्ट का नाम है स्टोर प्रोसीजर। क्या टॉपिक का नाम? स्टोर प्रोसीजर्स। स्टोर प्रोसीजर का मतलब क्या होता है देख लो, नाम में उसके स्टोर प्रोसीजर्स। अब देखो यहाँ पे अभी जो भी हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, इतना सारा कोड, कोई बड़ा बड़ा कोड भी यहाँ पे। अब ये कोड जो है ना, ये परमानेंटली स्टोर नहीं है कहीं पे भी। ये जो कोड है ये परमानेंटली स्टोर नहीं है कहीं पे भी। तो जब भी अभी ये कोड चाहिए तो बार बार लिखना पड़ेगा, और बार बार ये डेटाबेस पे जाके कंपाइल भी होगा। तो हमें ऐसा चाहिए कि कुछ ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें बार बार चाहिए डेटाबेस पे सेंड करना है, तो उसको हम एक ही बार क्रिएट करके कंपाइल करके परमानेंटली स्टोर करेंगे। एक ही बार क्रिएट करके कंपाइल करके परमानेंटली स्टोर करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें इसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसको जब चाहिए तब हम उसको रन भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्टोरेज को बोला जाता है स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट some block of code again and again, then we store such a code permanently into database after ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को परमानेंटली स्टोर करते हैं इनटू डेटाबेस आफ्टर कंपाइलेशन। इससे क्या होता है? आपका एग्जीक्यूशन बिकम्स फास्टर, डेटाबेस परफॉर्मेंस कैन इंक्रीज, क्योंकि ये कोड जो आपका परमानेंटली स्टोर हुआ है ना, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंक्रीज सिक्योरिटी, क्योंकि किसी को कोड नहीं दिखेगा, ब्लॉक ऑफ कोड क्या लिखा है इसके अंदर का ये नहीं दिखेगा। इसका बेनिफिट है स्टोर प्रोसीजर का। ओके, तो देख लो स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करेंगे। जो हम ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हैं ना वही है, बस परमानेंटली स्टोर करना है। जैसे अभी देख लो एक सिंपल सा, मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर का एडिशन करो, तो हम कैसे करेंगे? डिक्लेयर @a int @b int int b, देन बिगिन और एंड के बीच में हमने क्या किया था? सेट @c इक्वल्स टू @a प्लस @b। फिर हमने क्या किया? प्रिंट में सिंगल कोट्स में एडिशन इक्वल्स टू प्लस कन्वर्ट, ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं varchar कॉमा @c। ये मेरा एक सिंपल सा ब्लॉक है। सॉरी, ए और बी को वैल्यू सेट करो, @a इक्वल्स टू 10, @b इक्वल्स टू 20। सी भी लिख लेना, @c ऐसे। ये एरर देने दो क्योंकि ऊपर डिक्लेयर्ड है ना ये वेरिएबल, इसलिए एरर दे रहा है। समझ में यहाँ तक? ये आपका नॉर्मल ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक को हमें परमानेंटली स्टोर करना है।
ये जो ब्लॉक है हमारा नॉर्मल ब्लॉक है, इसको हमें अभी परमानेंटली स्टोर करना है। तो इसको परमानेंटली कैसे स्टोर करेंगे देख लो, सिंपल देख लो। इसके ऊपर हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, कुछ भी नाम दे दो, SP ऐड बोलता हूँ मैं। क्या लिखा मैंने, क्रिएट प्रोसीजर SP ऐड, और आगे लिखेंगे एज इट इज, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ सेम। मैं रन करता हूँ, देखते क्या होता है। ये क्या बोल रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो जो भी ब्लॉक ऑफ कोड था उसको मैंने परमानेंटली स्टोर किया, किस नाम से, SP ऐड नाम से। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी इस ब्लॉक की या एडिशन की, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा पता है, एग्जीक्यूट और प्रोसीजर का नाम, बस इतना ही। और रन करके देख लो, तो इन फ्यूचर कल परसों कभी भी मुझे इन 2 नंबर्स का एडिशन चाहिए, तो ये पूरा एडिशन अभी कहाँ पे मिलेगा मुझे, इस प्रॉपर ब्लॉक में। तो मुझे अभी इतना बड़ा ब्लॉक या कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इस कोड को परमानेंटली स्टोर करके रखा। और किस में स्टोर करके रखा मैंने, SP ऐड के अंदर। कहाँ पे स्टोर हुआ, SP ऐड के अंदर। ओके, अब इस ब्लॉक को मैं कितनी बार भी रन करूं, इवन आई रन 1000 टाइम, मुझे आउटपुट सेम ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एडिशन इक्वल्स टू 30। क्या आउटपुट मिलेगा, एडिशन इक्वल्स टू 30। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना हर टाइम पे मुझे इनपुट देने आनी चाहिए। तो ये जो प्रोसीजर मैंने बनाया है, तो इस प्रोसीजर को मैं पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ। तो देख लो कैसे पैरामीटर पास करेंगे, ठीक से देखना। ये जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया ना, इन दोनों को हटाता हूँ। चलो पहले ये वाला ब्लॉक ऐसे रखूँ यहाँ तक, और जो प्रोसीजर मैंने पहले क्रिएट किए ना उसको मैं ड्रॉप कर लो, क्योंकि पहला बना हुआ है ना, ड्रॉप प्रोसीजर। या फिर आप एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ड्रॉप कैसे करोगे, ऐसे, इससे क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। बट अगर प्रोसीजर ऑलरेडी क्रिएटेड है आपका, जैसे ये देख लो अभी, जैसे ये प्रोसीजर क्रिएटेड है और आपको उसको मॉडिफाई करना है, तो ड्रॉप करने की जरूरत नहीं बार बार। आप क्या करोगे, क्रिएट की जगह बस बोलोगे अल्टर। क्या बोलोगे, क्रिएट की जगह अल्टर। अल्टर प्रोसीजर नेम। यहाँ पे जो 2 पैरामीटर पास किए ना, मैं हटा रहा हूँ और इनको मैं यहाँ पे देता हूँ, देख लो, @a एज इंटीजर एंड @b अगेन एज इंटीजर। बाकी सब कुछ सेम, डिक्लेयर भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। अब ब्लॉक को रन करते, तो प्रोसीजर जो बना है मेरा SP ऐड, अब उसका एग्जीक्यूशन कैसे बनेगा देख लो। ये मैंने बना दिया ना अभी, तो देख लो, इसको मैं नीचे वापस लेता हूँ। अब ये प्रोसीजर मेरा बन चुका है, क्या नाम से, SP ऐड नाम से। अब मैं जब एग्जीक्यूट करूँगा तो कैसे लिखूँगा देख लो, एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम। अब 2 पैरामीटर मांग रहा है ना, तो कोई भी 2 पैरामीटर पास करो। तो ये जो 10 है वो फर्स्ट वेरिएबल में चला गया, दैट इज A, और 20 जो है वो सेकेंड वेरिएबल में चला गया, दैट इज B। और जब मैं इसको अभी रन करूँ तो देख लो क्या बोल रहा है, आउटपुट 30। अगर मैं ये वैल्यू दे दूँ 55, यहाँ पे दे दो मैं 22, तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे जो भी चाहिए वो मिलेगा, दैट इज 77। नहीं सॉरी, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अल्टर नहीं हुआ क्या प्रोसीजर, सॉरी, यहाँ पे वैल्यू सेट किया ना मैंने, वो निकाला ही नहीं। हाँ देख लो अभी, कोई वैल्यू सेट नहीं, कुछ नहीं। अब देख लो 77। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू सेट कर रहे हो ना, उसका आउटपुट आपको मिलेगा। तो बेनिफिट ये होगा, आप जो भी वैल्यूज पास करोगे ना, जैसे कि 50 और 2 दिया, तो आउटपुट में 52 आएगा। तो ये बेनिफिट है हमें प्रोसीजर, क्योंकि फ़ायदा ये हुआ ना, अभी बार बार इतना बड़ा कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। उस कोड को आपने भी परमानेंटली सेव करके रखा है प्रोसीजर के अंदर, और वो भी सेव ऐसे हुआ है कि कंपाइल होके।
तो मुझे बार बार कंपाइल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रोसीजर। सो रियल टाइम एप्लीकेशंस में प्रोसीजर बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका। समझ में यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? समझ में आया ना? Yes or no? यस सर। Okay. यस सर। अब ये प्रोसीजर मैं टेबल के साथ यूज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोसीजर बना दूं जो एम्प्लॉय आईडी या बिजनेस एंटिटी आईडी एज ए इनपुट ले और रिटर्न में उसका बर्थ डेट, जॉब टाइटल, जेंडर, मैरिटल स्टेटस ये रिटर्न करे। तो कैसे करोगे देख लो। इनपुट क्या चाहिए हमें? बिजनेस एंटिटी आईडी। तो जो इनपुट चाहिए वो वेरिएबल वहां पे लिखना है। देख लो, क्रिएट प्रोसीजर को नेम देंगे st अंडरस्कोर में लिखता हूँ एम्प्लॉय, आपको जो भी नाम देना है दे दो। @id, आईडी के लिए डेटा इंटीजर ही लिखता हूँ मैं। एज उसको जो जो वेरिएबल चाहिए वेरिएबल डिक्लेयर करो। तो पहला वेरिएबल में लिखता हूँ @ क्या चाहिए हमें, डिक्लेयर में पहला क्या चाहिए था हमें, बर्थ डेट ना। चलो bd लिखता हूँ। डेट टाइप क्या लिखेंगे, डेट। दूसरा चाहिए जॉब टाइटल, तो जेटी लिखता हूँ, कुछ भी नाम दे दो। डेटा टाइप क्या चाहिए हमें, टाइटल वैर कैर। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसका जेंडर ले लूँ। सो @जेंडर, डेटा टाइप अगेन आई टेक वैर कैर, कुछ 20 वगैरह ही लिखता हूँ। मैरिटल स्टेटस पे MS लिखता हूँ मैं। डेटा टाइप कैर लिखता हूँ क्योंकि सिंगल कैरेक्टर ही होगा ना। बिगिन और एंड। अब देख ला क्वेरी कैसे होगा। सिलेक्ट @bd इक्वल्स टू बर्थ डेट, @JT इक्वल्स टू जॉब टाइटल कॉलम के नाम, @gender equals to gender and @MS equals to marital status. From human resources dot employee where business entity ID equals to @ID, gender. और प्रिंट करो भी। सो प्रिंट में हर एक कॉलम यहाँ पे लिख सकते हैं आप। चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ @BD। वैसे मैं प्रिंट कर लो बाकी भी फील्ड्स। BD के बाद आएगा JT, बाद में ऑफिस को कॉन्केट करना कर लो। फिर उसके बाद आएगा जेंडर और उसके बाद आएगा MS, दैट इज मैरिटल स्टेटस। ऐसे हमने एक प्रोसीजर बना दी। अब इस प्रोसीजर को रन करके देखेंगे। देख लो, एग्जीक्यूट प्रोसीजर नेम, एम्प्लॉय आईडी दिया 10, तो जिसका एम्प्लॉय आईडी 10 है उसका डेटा मिलेगा आपको, ये वाला। अगर आप सेम ब्लॉक को रन करते हैं फॉर 50 इनपुट 50 एम्प्लॉय आईडी, तो क्या होगा, जिसका आईडी 50 है उसके लिए डेटा मिल जाएगा। तो ये होता है आपका सिंपल सा प्रोसीजर। समझ में आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ में आया ना? समझाया नहीं? यस सर। ओके, चलो यहाँ Yes, तक sir. कर लो आज, बाकी पार्ट कल करते हैं। कल प्रोसीजर को और डीप में देखना है हमें, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। लो कर लो, कल मिलते हैं।